क्या जिसने वैक्सीनेशन अब तक लगवा ली है वो 2 साल में मरने वाला है? आई थिंक हमें इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है इस कोविड के दौर में वो ये है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। अभी एक चीज़ जो कि बड़ी पैनिक क्रिएट कर रही है, हम देख रहे हैं, हम कहते हैं चौथी वेव आने लगी है। हम कहते हैं एक नया वेरिएंट आ रहा है, इंडियन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट। शेड सम लाइट ऑन इट। फोर्थ वेव तो इनेविटेबल है, इट्स गोइंग टू कम, हम उसको रोक नहीं सकते। डेल्टा वायरस की इसलिए डिफरेंट है कि इसका इन्फेक्शन रेट या एक बंदे से दूसरे बंदे को लगना बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है एक वैक्सीनेशन कराने से दूसरे नहीं। व्हाट टू डू इन दिस कंफ्यूजन? फोर्थ वेव में जो हमने पिछले 15-20 दिनों में लोगों को इधर हॉस्पिटल्स में आते देखा है, उनका रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है उन सब लोगों में जिनको वैक्सीनेशन हुई। तो इस वेव को अगर वैक्सीनेट प्रॉपरली नहीं करेंगे और एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये वेव डिज़ास्टर की तरफ जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ के लब आज़ाद हैं। आज आई हैव गॉट डॉक्टर राजा यासिर शहबाज ओवर हियर विद मी। ही इज़ द हेड ऑफ मेडिसिन एंड इन चार्ज कोविड वार्ड एट हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल। अस्सलाम सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन है कि जो कि अभी डॉक्टर साहब से करने हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले, क्या जिसने वैक्सीनेशन अब तक लगवा ली है वो 2 साल में मरने वाला है? देखिए जी, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया दीज डेज, और जो इस तरह की बात वैक्सीनेशन के बारे में स्प्रेड की जाती है, आई थिंक इट इज़ विदाउट एनी रिसर्च और एनी बेस। या तो उसका कोई डाटा हो, कोई बेस हो, उसकी बेस पे ये बात की जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से इट इज़ एक्सेप्टेबल। हमने ये समझना है कि हर वैक्सीनेशन के साथ अगर हम एक जनरल बात करें तो 1000 में से 2 लोगों को या 1 लोग को ज़रूर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये वैक्सीनेशन से 2 साल बाद कोई फौत हो जाएगा। अगर आप इसकी फ़नी साइड देखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। मेरे पास बहुत सारे लोग पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं जो आके कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने वैक्सीनेशन करा लिया, अब आप 2 साल बाद हम मर जाएंगे। मेरा उनसे सवाल होता है, आप ज़िंदगी से खुश हैं? वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ तो फिर तो आसानी होगी। क्या मसला है आपको? इसलिए आई थिंक हमें इन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है इस कोविड के दौर में वो ये है कि आप वैक्सीनेशन कराएं। और वैक्सीनेशन कराने से हम अब ये देख रहे हैं कि लोगों में डिज़ीज़ तो हो रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले की निस्बत काफ़ी कम है और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रही है। ये जो आपको अभी एक गैप छोटा सा नज़र आया है बड़े सिटीज़ में कि पेशेंट्स कम हो गए हैं, वक्ती तौर पे एक डाउनफॉल आया है, उसकी 2 वजह थी। एक तो ये तकरीबन सबको ही कोविड हो गया बड़े शहरों में, और जो फैमिलीज़ बची और जिनमें सिवेरिटी नहीं आई उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इन शहरों में वैक्सीनेशन बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा हुई। तो हमें यहाँ पे आके एक चीज़ पता लगती है कि वैक्सीनेशन का लॉन्ग टर्म फ़ायदा ज़रूर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि मैं पूछना चाहता हूँ। आपने अर्बन शहरों की बात की, अर्बन सिटीज़ की बात की, बड़े शहरों की बात की। हम अगर थोड़े से भी रूरल साइड पे जाते हैं, हम या रूरल में ना जाए, अर्बन शहरों के अंदर ही जितने भी आपके जो क्या कहते हैं कच्ची आबादी जो है, आप किसी पिंड में जाके किसी से बात करें, यार आपने वैक्सीनेशन लगवाई है, भाई सानू तो पहले भी नहीं हुई सी, हुण भी नहीं हुई है, कोई गल्लां ही बड़ियां ने, कुछ नहीं होता। वाई डू यू थिंक इज दिस द केस कि उनको पहले भी कोविड नहीं हो रहा, अब भी नहीं हो रहा, ना कि उनकी SOPs फॉलो कर रहे हैं वो, एंड इवन देन दे आर सेफ? देखें, इसमें 2 चीज़ें समझनी है। पहली बात तो ये है कि अगर आप इवन हम अपने मुल्क का डाटा लें या बाहर का भी कोई इंटरनेशनल डाटा लें तो डाटा इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ टेस्ट कैरिड आउट एंड द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डिटेक्टेड। अगर एक दिन में लाहौर में 7,500 टेस्ट हुआ है तो वो ये नहीं शो करता कि लाहौर में उस दिन इन्फेक्शन 7,500 में से अगर 500 लोग पॉजिटिव आए हैं तो इसका मतलब लाहौर में सिर्फ 500 लोग हैं। इसका मतलब है कि लाहौर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन डाटा वहाँ से आया जिन्होंने टेस्ट कराया। तो हमें ये समझना है कि आधे से ज़्यादा लोग तो इन सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट ही नहीं करते। वो तो इसको आम नज़ला ज़ुकाम बुखार समझ के लोकल हॉस्पिटल से या क्लिनिक से दवाई लेके खा लेते हैं, वो तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, वो तो अपना टेस्ट कराते नहीं हैं।
इसका ये कतन मतलब नहीं है कि उनको कोविड नहीं होता, उनको कोविड होता है। और कोविड होने के साथ जो उनमें से क्रिटिकल होते हैं वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, ट्रीटमेंट भी कराते हैं। लेकिन मेजॉरिटी क्योंकि माइल्ड डिजीज़ होती है, वो दवाई खा ली और वो गए नहीं, तो वो समझते हैं कि हमें हुआ नहीं। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हुआ है या नहीं हुआ, वो तभी पता लगेगा जब आप टेस्ट कराएंगे। तो ये जो डाटा है जो हम एक इवन अपने मुल्क का डाटा देते हैं या इंटरनेशनल डाटा देते हैं, ये उन्हीं लोगों के बारे में होता है जिनका टेस्ट किया गया होता है। तो हमें एक आइडिया मिलता है कि जी आज इतने % लोग आए हैं, इतने % पॉजिटिव आए हैं। इसका कहीं मतलब नहीं है कि इन एरियाज़ में कोविड नहीं है। हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि अर्बन पॉपुलेशन में कोविड ज़्यादा है, शहरों में ज़्यादा है। और अगर आप देखें तो आपके अपने गिने चुने 10-12 शहर ही हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर कोविड का रेट बाकी शहरों के निस्बत बहुत ज़्यादा है। और हमें डेफिनेटली इन्हीं शहरों के ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पे अगर वैक्सीनेशन अच्छी हो जाती है तो मेरे ख्याल से डिजीज़ का बर्डन बहुत कम हो सकता है, पूरे मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। अभी एक चीज़ जो कि बड़ी पैनिक क्रिएट कर रही है, हम देख रहे हैं, हम कहते हैं चौथी वेव आने लगी है। हम कहते हैं एक नया वेरिएंट आ रहा है, इंडियन वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट। शेड सम लाइट ऑन इट। देखिए, हम 4th वेव की तरफ तो आई थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 4th वेव नाउ। और ये सारा कुछ जो डेटा है वो यही सजेस्ट करता है कि वी आर नाउ एंटरिंग द 4th फेज़। पास्ट 1 वीक में या 10 डेज़ में हमारे नंबर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। और पेशेंट्स का लोड हॉस्पिटल्स में बढ़ गया। इसलिए 4th वेव तो इनेविटेबल है, इट्स गोइंग टू कम, हम उसको रोक नहीं सकते। और ये हमें समझना है कि ये जो वायरस है जिसको हम इंडियन वेरिएंट कहते हैं या अब हम उसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो नाम चेंज कराने में कामयाब हो गए हैं जस्ट बिकॉज दे आर टू इन्फ्लुएंशियल। अदरवाइज़ यूके वाला अपना नाम चेंज नहीं करा सके थे, वो यूके स्ट्रेन ही रहा। और जो ब्राज़ीलियन था वो ब्राज़ीलियन ही रहा, और जो साउथ अफ्रीकन था वो साउथ अफ्रीकन रहा। लेकिन इंडियंस सिंस दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट दे हैव गॉट इट चेंज। लेकिन हमें ये समझना है कि ये वन ऑफ द वर्स्ट स्ट्रेन्स जो कि अभी तक आया है, ये उनमें से एक है। अगर हम बात करें कि इंडिया में इतनी सारी डेथ्स हुई, इतने सारे इन्फेक्शंस हुए, मेरे ख्याल से इंडिया में जो वैक्सीनेशन है वो भी बहुत कम हुई। क्योंकि जो हमारा एक सेट ऑफ पीपल है जो इस पर बिलीव नहीं करता, अगर हम पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो वो तो हमारे से 20 गुना बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। तो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और इसी वजह से फिर वहाँ से ये ट्रैवल हुआ। लोग जाते हैं, जितनी भी मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, दे स्टॉप एट मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट इज़ अ हब, वहाँ से लोग ट्रैवल करके पाकिस्तान में भी आते हैं, वहीं से ट्रैवल करके इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। आई थिंक दैट्स हाउ इट हैज़ स्प्रेड, बिकॉज आई थिंक हमें इंटरनेशनल ट्रैवल को ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विद वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड हमारी फ़्लाइट्स बाहर के मुल्कों में रोक दी गई, जबकि उनकी वहाँ पे जो वायरस का लोड था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनकी फ़्लाइट्स हमने नहीं रोकी अनफॉर्चुनेटली, एंड दे केप्ट कमिंग इन। तो वो इवेंचुअली वायरस ने आना था जी। और आई थिंक दिस इज़ द डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि अगर ये पुराना वेरिएंट होता तो अब तक सब लोगों ने या मोस्टली लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है, या उन्होंने इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है कि वो इतना एकदम वेव नहीं आनी चाहिए, पैनिक ना क्रिएट होती है। वेव जो आई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेल्टा वायरस। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वेरिएंट्स? डेल्टा वायरस की इसलिए डिफरेंट है कि इसका इन्फेक्शन रेट या एक बंदे से दूसरे बंदे को लगना बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ अ मोर इन्फेक्शियस स्ट्रेन देन द रेस्ट। और आपको समझना है कि यूजुअली अगर पुराना स्ट्रेन एक बंदे को था और उससे दूसरे को लगता था तो ट्रांसमिशन रेट वाज 1 to 2 पीपल, एक बंदे से 2 को लग सकता था या 1 को लग सकता है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन रेट है वो अप टू 5 to 8 पीपल है, यानी कि एक बंदा 8 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये अगर आप प्रीवियस स्ट्रेन्स के साथ कंपेयर करें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पहले जब पहला स्ट्रेन था एंड वी हैड द फर्स्ट वेव, तो इंडिविजुअल्स इन्फेक्ट हुए थे। जब सेकेंड वेव आई तो आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 लोग फैमिली के आना शुरू हुए, और जो लास्ट वेव हमने गुजारी है उसके अंदर मेरे ख्याल से फैमिली की फैमिलीज आई हैं हमारे पास। और ये इस लिहाज से डेंजरस है बिकॉज इट इज़ मोर इन्फेक्शियस।
तो इसका हमें नुकसान इसलिए है कि एक तो ये फैलता बहुत तेज़ी से है, और जब डेफिनेटली फैलेगा तेज़ी से तो इसके अंदर लोग सीरियस भी ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। तो अगर एक स्ट्रेन 100 लोगों को हस्पताल में दाखिल कराता है तो उसमें से डेथ रेट आप निकाल सकते हैं, अगर हम 1% या 2% भी ले लें। और फिर एक वेरिएंट है जो कि 800 मरीज़ों को हॉस्पिटल में दाखिल कराता है, तो उसमें से आप 1 या 2% ले लें तो दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। डेथ रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली साथ ही मसला भी होगा कि अस्पतालों में भी जगह ख़त्म हो जाएगी, लोड बर्डन बढ़ जाएगा हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, बर्डन बढ़ जाएगा। हाउ डू यू थिंक व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? क्या करना चाहिए? क्या लॉकडाउन दोबारा लगाना चाहिए? वो फिर पूरे मुल्क के ऊपर कहते हैं जी आपने कोई एक सियासी रंग दे देते हैं इसको, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो खड़ी हो जाती हैं कि जी इनका तो इकोनॉमिकली कुछ बन ही नहीं रहा, इसका उसको यूज़ किया जाता है। एंड जितनी भी अपोजिशन इस टाइम पार्टीज़ हैं और तो कुछ उनसे हो नहीं रहा, तो वो कोशिश करते हैं कि हम इसको यूज़ करें अगेंस्ट द करंट सिटिंग गवर्नमेंट। व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? देखें मेरा ख्याल है कि हम इसको अगर ऐसे लें कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। जब हमारा रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट के लिए इनेविटेबल हो जाता है कि वो लॉकडाउन लगाए, बिकॉज अगर वो नहीं लगाएगी तो उसके अपने रिसोर्सेज भी यूज़ होंगे, लोड्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बढ़ेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली इकॉनमी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगी। हमें ये समझना है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्पोर्टेंस देनी है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एटलीस्ट SOPs को फॉलो करें। और हमने वो SOPs अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 माह में जब से थर्ड वेव ख़त्म हुई थी उसके बाद हमने फॉलो उस तरह नहीं की तो जैसे करनी चाहिए। रिस्पेक्टेबल अंदाज में कह रहे हैं कि हमने SOPs को फॉलो नहीं किया, हमने तो कोविड को माना ही नहीं। आप जाएं ज़रा बाहर, आप मंडियों में चले जाएं अभी, मंडी में आपको कहीं से देख के लग रहा है कि पाकिस्तान में कोविड है? नहीं। बस आई थिंक यही चीज़ है जिसको हमें निगेट करना है और हमें अंडरस्टैंड करना है कि हम देखें, हम एक चीज़ को हमें एक्सेप्ट करें, या तो हम मास्क लगाएं और या हम वैक्सीनेशन कराएं। हम वैक्सीनेशन कराने पे तैयार नहीं है क्योंकि हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स ढूंढते हैं। देखें दुनिया की कोई भी वैक्सीनेशन हो, चाहे वो फ्लू की हो, चाहे वो बचपन में मम्स, मीज़ल्स, रुबेला की हो, हर वैक्सीनेशन के साथ 1000 बंदे में से 10 बंदों को या 5 बंदों को ज़रूर कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आना है। वो आप हर बंदे का एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसकी बेसिस पे ये कह देना कि जी ये तो एक प्लान्ड चीज़ है जो कि की जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम जो है वो इस वेव को अगर वैक्सीनेट प्रॉपरली नहीं करेंगे और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये वेव डिज़ास्टर की तरफ जा सकती है। वेव हमारे लिए डिजास्टर की तरफ जा सकती है। और आपने कहा शायद प्लान्ड की जा रही है, वहाँ पे आई नीड टू ऐड समथिंग, आई डोंट थिंक द वैक्सीनेशन इज प्लान्ड, वैक्सीनेशन इज अ नेसेसिटी। शायद ओवरऑल कोविड जो था दैट वाज प्लान्ड टू डीपॉपुलेट द अर्थ। That's a conspiracy that can be debated upon, but not today, because there is more important things to discuss and talk about. Signs, symptoms, fourth variant के, डेल्टा वेरिएंट के, इंडियन वेरिएंट के, जो कि फोर्थ वेव कॉज कर रहे हैं, क्या है? जो डेल्टा वेरियस इंडियन वेरिएंट है, इसमें हमें समझना है कि इसमें ज़्यादा फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स है, लोगों को नज़ला भी होगा, और अब जो हम पेशेंट्स देख रहे हैं क्लिनिक्स में वो आ रहे हैं कि 3rd डे 2nd डे जो है वो फ्लू स्टार्ट हो जाता है, जिस्म में शदीद दर्द होती है, बॉडी एक्स पेन्स होती हैं, खांसी शुरू रहती है, गले में दर्द होना, पेट के सिम्टम्स, GIT सिम्टम्स हैं, हेडेक्स हैं, ये कॉमनली हम इसके साथ देख रहे हैं, जो कि टिपिकल किसी भी और फ्लू लाइक इलनेस के अंदर हम देखते हैं। तो इसके मेजर सिम्टम्स जस्ट लाइक अ फ्लू। और देखें यहीं पे एक मसला आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी अच्छा सीज़न चेंज हो रहा है जी, तो ये सीजनल फ्लू हो गया, वो अपना टेस्ट कराना पसंद ही नहीं करते। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जी हमारी जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें भी मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं जो कोविड में काम कर रहे हैं या जो कोविड में अपने क्लिनिक्स रन कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, उनको ये अंडरस्टैंड करना है कि वबा के दौर में अगर कोई मरीज़ आपके पास बुखार के साथ, जिस्म में दर्दों के साथ या कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कहीं फिट इन नहीं हो रहे होते, तो आपका पहला डायग्नोसिस कोविड ही होना चाहिए। और उसके बाद आप बाकी सोचें कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो, आप उसको स्क्रीन ज़रूर कराएं। अगर आप देखें इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे है कि अगर आप एक कोविड का केस पिक करके उसको क्वारंटीन कर देते हैं तो आप तकरीबन 7-8 और लोगों की ज़िंदगी को सेव करते हैं। अगर आप उसको एक आम फ्लू लाइक इलनेस समझ के भेज देते हैं और वो कहते हैं जी नहीं जी ये कुछ नहीं है, देखें मेरे ख्याल से किसी भी डॉक्टर को ये कमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि मैं अपने मरीज़ को ये कह दूं नहीं जी कोविड नहीं है, विदाउट अ टेस्ट और विदाउट एनी लैब इन्वेस्टिगेशंस
आपको समझना है कि अगर आप मेरे पास वबा के दिनों में आएंगे तो चाहे आप हेडेक के साथ आए हैं, चाहे आप पेट ख़राब होने के साथ आए हैं, चाहे आपको जिस्म में दर्दें हो रही हैं, मेरा फर्स्ट डायग्नोसिस वुड बी कोविड, और उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें सोचूंगा अनटिल अनलेस के मैं उसे वर्कअप करूं और मैं ढूंढूं। इसलिए ये हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है कि हमें लोगों को भी अवेयर करना है कि जी आप कोविड का टेस्ट ज़रूर कराएं, और टेस्ट कराने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। बाकी कुछ लोग इस पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब 33% लोगों में तो नेगेटिव आ जाता है। चलें, फॉल्स नेगेटिव अपनी जगह जी, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि दैट 65% इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट। अगर आपको कोई मिल जाता है पॉजिटिव तो इसका मतलब है आपने प्लस एक और पॉइंट भी यहाँ पे आता है कि टेस्ट महंगा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे जितने भी लोअर वो स्ट्रेटा नहीं ऑफ द अफोर्ड कर सोसाइटी सकते। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सर उसके अलावा भी कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, एक्सरे हैं, जो हम करा के थोड़ा सा हम क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो सभी कोविड को ट्रीट कर रहे हैं। पहले तो जब फर्स्ट वेव आई थी तो चंद गिने चुने लोग थे जो बड़ी सिटीज़ में काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन अब तो आई थिंक एवरीवन हैज़ एन अवेयरनेस टू कोविड। तो मेरे ख्याल से मेरी बस रिक्वेस्ट सिर्फ ये होगी कि आप अपने मरीज़ को के आम सिम्टम्स को भी ये ना समझें कि ये कोविड के नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं और हमें प्रॉपरली वर्कअप करना चाहिए उस पे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जितनी भी डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, और एट द सेम टाइम दे शुड नो कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज अगर उन्होंने किसी को कह दिया कि यार कोविड नहीं है और उससे जाके किसी और क्यों हो गया, तो दैट फॉल्स अपॉन यू। मूविंग ऑन, वैक्सीनेशन के बारे में एक बड़ी डिबेट चली रही बहुत ज़्यादा। मतलब हमने देखा कि एक चाइनीज़ हमारे पास वैक्सीनेशन है, रशियन आ रही है, एक हमारी कह रहे हैं कि अमेरिकन है उसको करवानी है, एक को लेके हम बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, एक के साथ हम कर सकते हैं। लोगों को नहीं समझ आ रहा। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रिलेट होता है इवेंचुअली, वो कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है एक वैक्सीनेशन कराने से दूसरे नहीं। व्हाट टू डू इन दिस कंफ्यूजन? अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आई थिंक लेट्स स्टार्ट इट दिस वे कि कोविड पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से दुनिया में मौजूद है और अब हर जगह उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। मे बी आज से 10 साल बाद आप ये कहें यार ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे थे ये तो गलत थी, ये तो कोविड की ट्रीटमेंट ही नहीं थी, या जो हम ये दवाइयाँ हमने दी थी कोविड की वो ठीक नहीं थी, या जो ये टेस्ट थे ये इतने इफेक्टिव नहीं थे कोविड को पिक करने में, अब ये टेस्ट आ गए। इट्स एन इवॉल्विंग ग्रोइंग स्टडी फॉर कोविड। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी प्रिलिमिनरी फेज में, और एवरी थिंग इज़ एक्सपेरिमेंटल एट दिस टाइम। तो अभी किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना कि ये क्या है क्या नहीं है, इसका क्या होगा, वो बहुत प्री मेच्योर है, स्टिल टू अर्ली। बिल्कुल स्टिल टू अर्ली। अभी कम से कम भी 5 से 7 साल किसी डिजीज़ को हो जाए तब जाके टाइमलाइन चीज़ें डिफाइन होना शुरू होती हैं कि जी ये हो सकता है। जो वैक्सीनेशन है ये मेरा ख्याल है कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, चाहे वो अमेरिकन बेस्ड फाइज़र मोडर्ना हो, चाहे वो कैंसिनो हो, दे ऑल आर एज इफेक्टिव। उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपकी बॉडी पे आएगा। ये नहीं हो सकता कि आपको वैक्सीनेशन लगे और उसका इफेक्ट ना आए। आपको उससे प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी डेफिनेटली मिलेगी। इसलिए ये कहना कि जी ये वाली वैक्सीन लगवा लेंगे तो पता नहीं क्या होगा और ये वाली लगवा लेंगे तो क्या होगा, मेरा आपको मशवरा सिर्फ मेरे ऑडियंस को ये होगा जो भी मिल रही है आप लगवाएं। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल उठता है कि अगर जो भी मिल रही है और वो लगवा ली तो फिर अब बूस्टर क्यों लगवाना पड़ रहा है? हाँ, ये देखें जी, ये जिन्होंने अब जिस तरह साइनोफार्म है उन्होंने ख़ुद क्लेम किया है कि हमारी जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी इतनी बेहतर नहीं है, तो हम उसके लिए एक बूस्टर शॉट देना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है एक कंपनी की एट दिस टाइम के देख के मैं आप दे सेड टू द वर्ल्ड कि जी हम समझते हैं कि हमारा बूस्टर होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एवोल्यूशन। देखें ना, ये वरना उनका बिजनेस इस बात से गिर भी सकता था। और हमें ये भी समझना है कि साइनोफार्म इज़ अ WHO रिकग्नाइज्ड वैक्सीनेशन। WHO साइनोफार्म को रिकग्नाइज करती है पूरी दुनिया में। UAE में सबसे पहले साइनोफार्म हुई है। लेकिन साइनोफार्म के साथ ट्रैवल तो नहीं कर सकते थे बहुत सी कंट्रीज अब में। वो उन्होंने खुद पाबंदियां जी लगाई हुई हैं इसके ऊपर, लेकिन ये है कि बूस्टर डोज अगर कंपनी कह रही है तो हमें लगवानी है, और आई थिंक दैट्स अ गुड वे फॉरवर्ड। और देखें जी, बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी। हमारे पास उस तरह वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जिस तरह बाहर की कंट्रीज़ में है, तो हमारे पास तो जो भी लॉट अवेलेबल है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आज ही अपने वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, वहाँ से जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आपकी एज के हिसाब से जो ग्रुप किया हुआ है NCOC ने, वो आप वैक्सीनेशन कराएं एंड यू गो बैक होम। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गुड इनफ एंड यू गो बैक होम। लेकिन एक लास्ट चीज़ है जो कि मेरे माइंड में आती है और जो कि मैं
पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि रेशो बड़ी थोड़ी है जो कि लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, उनको किस तरह बढ़ाया जाएगा? प्रोसेस बड़ा स्लो सा आपको नहीं ये है? समझना है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में तकरीबन आई थिंक 4.5 to 5% का डाटा है कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, और अगर इसी तरह हम चलते रहें तो मेरे ख्याल से ये तो साल डेढ़ का प्रोसेस है कि जब हम सारे जाके वैक्सीनेट होंगे। लेकिन हमें ये सोचना है और समझना है और अपनी ज़िम्मेदारी बनानी है कि जो लोग काम करते हैं और एक्सपोज होते हैं और जिनका घर से आना जाना बाहर बहुत ज़्यादा है, दे शुड ऑल ट्राई टू गेट वैक्सीनेटेड। और आपको फोकस करना है ऑन एरियाज़ वेयर देर इज़ मोर कोविड, जहाँ पे कोविड ज़्यादा है। जैसे इस वक्त अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएँ तो वहाँ पे कुछ शहर हैं जहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा है। आप सिंध में चले जाएँ तो कराची में कोविड बहुत ज़्यादा है। तो यू नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज़। आप वहाँ पे एक मिनिमम आबादी को कोई 70% या 60% या 65% आप उनको वैक्सीनेट कर देंगे तो इसका स्प्रेड बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और आपने एक चीज़ समझनी है जो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इस वक्त, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फोर्थ वेव में जो हमने पिछले 15-20 दिनों में लोगों को इधर हॉस्पिटल्स में आते देखा है, उनका रिस्पांस टू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है उन सब लोगों में जिनको वैक्सीनेशन हुई हुई है। ओके। उनके ऑल दो CT स्कैन्स इतने अच्छे नहीं हैं, लैब्स को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दे आर स्टेबल, उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मिनिमम है, कम है, वो जल्दी रिकवर हो रहे हैं और 2 से 3 दिनों में घर जा रहे हैं। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई उन लोगों के हालात आम पेशेंट की निस्बत ज़्यादा ख़राब हैं और वो ICUs में मौजूद हैं और उनमें से मेजॉरिटी वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि फोर्थ वेव में अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ डेफिनेटली कम होगी अगर आप अनवैक्सीनेटेड। ठीक है, मतलब वैक्सीनेट होना इस टाइम इज़ द टॉप प्रायोरिटी, बिकॉज उसी के थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हैं। फाइनली इन अ येस और अ नो, इज फोर्थ वेव गोइंग टू बी द डेडलीस्ट? maybe we cannot predict it. अभी तो हम इसके बारे में जी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कि अगर हम डाटा देखें जैसे UK में या इंडिया में ये वेरिएंट मौजूद है, तो अगर आप डाटा की बेसिस पे जाएं तो आई थिंक इट्स मोर डेडली वेरिएंट देन द प्रीवियस वंस। लेकिन हमें ये भी समझना है कि अब हम उस फेज़ में आ गए हैं कोविड पे जहाँ के लोग वैक्सीनेट करा रहे हैं। सो देयर इज़ अ लाइकली चांस कि शायद मतलब इंडिया में आज से 4 महीने 5 महीने पहले शायद वो वैक्सीनेशन रेट नहीं होगा जो अब है, या UK में वो वैक्सीनेशन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका वही बात है कि उनका बर्डन ऑन हॉस्पिटल्स पहली 2-3 वेव्स की निस्बत अभी भी कम है, जस्ट बिकॉज दे ऑल गॉट वैक्सीनेटेड। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जी ये वेरिएंट अगर हम अच्छी इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो आई थिंक दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे कोविड के हैं जो कि रिसेंटली रिकवर कर रहे हैं। उनका पहला सवाल होता है, डॉक्टर साहब व्हेन कैन आई गेट वैक्सीनेटेड? तो इसमें यह है कि तकरीबन हम ये एडवाइस करते हैं कि आप 6 to 8 वीक्स आफ्टर योर डिजीज़ ट्रीटमेंट इज़ ओवर, जब आपकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाती है उसके मिनिमम 8 हफ्ते बाद आप अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड एक्सपोजर ऑब्वियसली एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग इसके ऊपर और कहते हैं कि जी आप अपनी पहले एंटीबॉडीज़ करा लें, उनके टीटर्स चेक कर लें और फिर आप जाके वैक्सीनेशन करा लें, लेकिन फिर भी सेफ जोन, सेफ पीरियड इज़ अराउंड 8 वीक्स जब आप वैक्सीनेशन जरूर गुड इनफ। 8 वीक्स के बाद अगर आपको कोविड है तो आप दोबारा से अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं, वैक्सीनेट करवा सकते हैं। हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर यासिर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस। दिस हैज़ बीन अ प्लेजर। आई होप आप लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो इंडियन वेरिएंट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और जो चौथी वेव है जो हमारे सर के ऊपर है और इट्स बिकमिंग मतलब इट्स साउंडिंग के बड़ी डिफिकल्ट होने जा रही है, वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज़।